स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक साम्राज्य वाला, मतलब कि प्रारंभिक मानव वाला, वो कट चुका है। तो ये चैप्टर 2 से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का विषय जो है हमारा वो क्लास 11 का इतिहास है और अध्याय 2 है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, तो इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर को जो हम है 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है वो हमें यही जानना है कि मेसोपोटामिया का आखिर अर्थ क्या है। जो हम चैप्टर का नाम है हमारा मेसोपोटामिया लेखन कला और शहरी जीवन, तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। मेसोपोटामिया जो शब्द है, यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों, एक है मेसोस यानी कि मध्य, पोटेमोस यानी कि नदी से मिलकर, अर्थात यह मध्य नदी से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले तो ये शब्द किस भाषा से लिया गया, यूनानी। और कौन से 2 शब्द, मेसोस और पोटेमोस। ठीक है, तो इन सभी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे अब मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोलीय के लिए प्रसिद्ध है। शहरी जीवन की शुरुआत भी मेसोपोटामिया से हुई है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अभी हम आगे चल के इनके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। तो बेसिकली मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो अपनी संपन्नता के लिए जानी जाती है, शहरी जीवन के लिए जानी जाती है, विशाल एवं समृद्धि के लिए जानी जाती है, गणित के लिए, खगोल विद्या के लिए जानी जाती है, और शहरी जीवन की शुरुआत के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता समृद्ध है। ठीक है, मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। अर्थात मेसोपोटामिया ये जो शहर है यह दजला व फरात 2 नदियां हैं, इनके बीच में उपस्थित है, जो कि एक उपजाऊ धरती को इंगित करता है। और अभी के वर्तमान समय की अगर हम बात करें, अभी जब हम ये वीडियो डाल रहे हैं तो ये देखा जाए तो अभी आजकल ये शहर जो है वो इराक गणराज्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ आपको पता चला। वहीं अगर हम बात करें कि मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है, तो कोई भी हो, आपको पता ही है किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत जैसे आभूषण होते हैं, औजार होते हैं, इमारतें होती हैं, मिट्टी के पट्टिकाएँ होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, मुद्राएँ होती हैं, लिखे दस्तावेज होते हैं। तो लिखे दस्तावेज तो सभी में होते हैं। ठीक है, अर्थात जो भी मृदभांड वगैरह मिलते हैं, मुद्राएँ मिलती हैं, इमारतें, औजार, आभूषण, लिखे दस्तावेज, यही होते हैं ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत। ठीक है, तो अभी तो बस हमने ये जाना है कि मेसोपोटामिया का बेसिकली अर्थ क्या होता है। अब हम चलते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए। मेसोपोटामिया की स्थिति, अब यही हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है कि मेसोपोटामिया की स्थिति, यहाँ पे स्थिति लिखा है, सॉरी ये स्थिति है। ठीक है, तो इससे जुड़े हम 5 टॉपिक इसमें कवर करेंगे और इन्हीं 5 टॉपिक में हमारा पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब जो मेसोपोटामिया है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में अभी हम जानेंगे। दूसरा टॉपिक है मेसोपोटामिया के शहरों की विशेषताएं। तीसरा है मेसोपोटामिया की भाषा की विशेषताएं। चौथा है मेसोपोटामिया में मंदिर और राजा। और 5वां है मेसोपोटामिया की मुद्रा की विशेषताएं। तो ये सभी 5 टॉपिक हैं बस इस चैप्टर से जुड़े हुए। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं तो मतलब इसी 5 टॉपिक में आपका पूरा चैप्टर कवर्ड है। चलिए हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। तो अभी जब मैंने आपको बताया था तो मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है, ये आपको पता है। दूसरी बात, एक सेकेंड, हाँ, अब दूसरी बात, यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं अतः पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। अर्थात ये स्टेपी घास का मतलब क्या होता है, जैसे अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में इन घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता था, जैसे कहीं पे पम्पास कह देते हैं और भी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ स्टेपी घास के मैदान है अतः पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का, यानी कि खेती कम होती है बल्कि पशुपालन जो है वो अधिक होता है। ठीक है,
अतः यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के लिए विभिन्न साधन हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे बसना चाहें, आजीविका करना चाहें, मतलब उस टाइम पे, तो यहाँ पे कृषि भी कर सकते थे, पशुपालन भी होता था, आप यहाँ पे व्यापार भी कर सकते हैं। यानी कि आजीविका के यहाँ पे विभिन्न स्रोत थे, बाजार खुला हुआ था एक तरह से। ठीक है, अगला पॉइंट, स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था, ये मैंने आपको बताया। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। अर्थात यहाँ पर खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ पाली जाती थी, कहाँ पे? स्टेपी घास के मैदानों में। और जो ये स्टेपी घास के मैदान है, ये पूर्वोत्तर मैदानों और जो पहाड़ के ढालों पर हैं, वहाँ पर इन भेड़ बकरियों को पाला जाता था। ठीक है, उसके बाद है, हाँ, जानवरों की अधिकता के कारण भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन जैसी वस्तुएं मिलती थीं। अब जहाँ पे अधिक जो मादा वाले मतलब जानवर हैं वहाँ पे होंगे, तो आपको पता है भारी मात्रा में दूध मिलेगा हमें। ठीक है, ऊन भी मिलेगा, उनसे भेड़ों से हमें ऊन मिलता है। वहीं अगर हम नर जानवर की बात करें तो वहाँ पे मांस भी मिलता था हमें भारी मात्रा में, ये बात। फिर है, गर्मियों में नदियों में मछलियाँ और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फलते थे। अर्थात मेसोपोटामिया में जब गर्मी होती थी, मेसोपोटामिया की नदियों के आसपास जब गर्मियाँ होती थी, तो वहाँ पे मछलियाँ भारी मात्रा में होती, तो शिकारी मछलियों को लाते थे, खाते थे, बेचते थे, अपना जीवन चलाते थे। वहीं इन गर्मियों में ही खजूर के पेड़, यानी कि खजूर जो होता था वो बहुत लगता था। आपको पता है कि खजूर क्या होता है। ठीक है, तो गर्मियों में नदियों में मछलियाँ होती थीं और खजूर के पेड़ भी खूब फलते थे। तो इससे क्या होता था, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, आगे है, दजला व फरात नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहीं। जब इन नदियों में बाढ़ आ जाती अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती। अर्थात कई बार क्या होता था कि जब बारिश होती थी तो नदियाँ, जो दजला फरात नाम की नदियाँ थीं, इनमें बाढ़ आ जाती, तो ये क्या करती थी, उत्तरी पहाड़ों से निकलते हुए ये अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, यानी कि कड़ लाती थी, मलबा लाती थी। ठीक है, जो कि उपजाऊ होता था। ठीक है, तो ये क्या कहती थी, इनके पानी के आने की वजह से सिंचाई तो होती थी, वो तो बात ही अलग है, खेतों में सिंचाई होती थी, बल्कि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी भी जमा हो जाती थी। अब जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होगी तो वहाँ पे बहुत सारी प्रकार की खेती हम कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी तो क्या होता था, यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती थी। यानी कि मेसोपोटामिया का जो एक दक्षिणी भाग है जो कि रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे भी कृषि की जाती थी। और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुँचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बंटकर नहरों जैसे सिंचाई का कार्य करती है। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती थी। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एक तो यहाँ पे जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है जो कि रेगिस्तानी भाग है, कृषि तो यहाँ पे भी होती थी। ठीक है, और जब ये जो फरात नदी है जब यहाँ पे इन रेगिस्तानी इलाकों में पहुँचती थी तो ये छोटी छोटी धाराओं में बहकर नहरों की सिंचाई के काम के रूप में काम आती थी और यहाँ पे फसलें की जाती थी, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, मसूर आदि। ठीक है, अब वहीं लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती है। यानी कि जो दक्षिण मेसोपोटामिया था वहाँ पे खेती बहुत अधिक मात्रा में होती थी और बहुत ही उपजाऊ होती थी, बहुत ही फसल देती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी, लेकिन वो कृत्रिम तरीके से, यानी कि नहरों से, जो नदियाँ थी उनसे सिंचाई करके अपना काम चला लिया करते थे और खेती किया करते थे। ठीक है, तो आपको मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में आई होप पता चल गया होगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपने छत पे बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि घर में वगैरह शोर होता रहता है, बेशक से 5-6 कमरे में, फिर भी तो आपको कहीं ना कहीं से पीछे से मोर की और चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन आप इसे भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको पता चला क्या है। सभी पॉइंट मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि अगर आप चाहें तो पढ़ क्या सकें सर, मतलब फ्रेंड्स आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपको अगर अच्छे नंबर लाने तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा मेसोपोटामिया शहरों की विशेषताएं। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हमारा है मेसोपोटामिया में शहरों की विशेषताएं। अब शहरों की विशेषताओं के बारे में क्या हम जानेंगे, देखिए इनमें हम 5-6 प्रकार के शहरों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला हमारा पॉइंट है मेसोपोटामिया में शहरों के कौन कौन से प्रकार हुआ करते थे। शहरीकरण, यानी कि नगरों की बसावट कैसी हुआ करती थी।
और शहरी जीवन की क्या विशेषताएं हुआ करती थी, मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी, और मेसोपोटामिया के प्राचीनतम जो नगर हैं उर और मारी नगर, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये 5 टॉपिक हैं एक टॉपिक के अंदर, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, मेसोपोटामिया में शहरों के प्रकार। ठीक है, मैं छोटा कर दूँ। हाँ, पहला पॉइंट क्या है, मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। तो पहले शहर वो हुआ करते थे वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए शहर, यानी कि कुछ शहर ऐसे हुआ करते थे इनमें जो मंदिर के चारों ओर विकसित होते थे। अर्थात मान लीजिए ये एक मंदिर है, तो कुछ शहर क्या होते थे इसके आसपास इस तरह से विकसित हो जाते थे, तो इन्हें कहते थे वे मंदिर, मतलब वे शहर जो मंदिर के किनारे बसते थे। वे जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, अर्थात मान लीजिए यहाँ पे कोई बाजार है, ठीक है, यहाँ पे व्यापार होता है, तो जब यहाँ पे व्यापार होता है तो लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इसके आसपास भी लोग क्या थे, बसने लगे थे। और एक जो लास्ट बसता है वो है शाही शहर। शाही शहर अर्थात जहाँ पे राजा महाराजा सैनिक रहा करते थे। ठीक है, तो आपको पता चला कि मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार जो है वो क्या थे। अब एक दूसरा टॉपिक शहरीकरण यानी कि नगरों की वसावट के ऊपर है, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए नगरों की वसावट के ऊपर क्या है, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। अर्थात जो शहर और नगर हैं वहाँ पर अधिक संख्या में लोग नहीं रहा करते थे। ठीक है, जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती हैं तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो नगर और शहर में नहीं रहा करते थे, बल्कि अर्थव्यवस्था के नज़रिए से, खाद्य उत्पादन के नज़रिए से, आर्थिक गतिविधियों के कारण वो लोग कस्बों में रहा करते थे। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा, एक मिनट, हाँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अर्थात शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार भी होता था, तरह तरह की सेवाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, आगे है नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे, यानी कि जो लोग नगर में रहा करते थे वो आत्मनिर्भर नहीं होते थे। वे गांव या कस्बों अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था, उनमें आपस में लेन देन होता रहता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी क्रियाकलाप गांव से ही जुड़े होते थे। अर्थात नगर के जो लोग थे, अब देखिए मान लीजिए गांव है तो गांव में खेती वगैरह होती है, तो खेती वगैरह जब होगी तो वो मान देखिए ये नगर है, सॉरी ये गांव है और ये नगर है, मैं एक बार ये हटा दूँ, हाँ ये गांव है ये नगर है, तो यहाँ पे जब खेती वगैरह होती है तो ये सारा सामान कहाँ जाता है, नगर में। तो इसलिए क्या है, ये नगर के लोग जो है वो इन कस्बे वाले लोगों पर, गांव वाले लोगों पर आश्रित रहते थे। किस लिए, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए, विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे कि जो नगरीय क्रियाकलाप थे, मतलब जो शहरी क्रियाकलाप थे वो गांव से ही जुड़े हुआ करते थे। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए ये वाले पॉइंट्स कि शहरीकरण, नगरों की बसावट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम शहरी जीवन की विशेषताओं के ऊपर। तो तीसरा पॉइंट हमारा शहरी जीवन की विशेषता। अब इसमें क्या है, देखिए शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था, यानी कि जो शहरी जीवन था उसमें हर एक प्रकार का श्रम का विभाजन होता था। अर्थात हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम आता था, उसका अलग अलग एक लेवल होता था, अलग दुकान वगैरह होती थी, अलग अलग उनका व्यापार होता था। विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे, अर्थात वस्तु विनिमय के जरिए जुड़े रहते थे। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जहाज़ों से आती थी। अर्थात जो शहरी विनिर्माताएँ होते थे, यानी कि जो शहरों में माल निर्माण होता था उनके लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि वो ज़रूरत की चीज़ें शहर से नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग गाँवों से आया करती थी। ठीक है, उसके बाद है अब तो हमारा ये अगला टॉपिक आ गया, ये था हमारा शहरी जीवन की विशेषताएं। दोस्तों पीछे बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी, ठीक है, तो आप उस नॉइज़ को भूल के आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आज मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही। तो मेसोपोटामिया में शहरों के माल की आवाजाही से क्या तात्पर्य, देखिए मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन। तो खाद्य संसाधन से क्या मतलब है, संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। अर्थात यहाँ पे संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, लेकिन जो यहाँ के खनिज संसाधन हुआ करते थे वो बहुत कम थे।
दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। अर्थात मेसोपोटामिया का जो दक्षिण भाग था वहाँ पे औजार बनाने के लिए, मोहरें बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की अधिक मात्रा में कमी होती थी। ठीक है। उसके बाद है इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के पहिए या नावों बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। यानी कि इराकी जो खजूर था और पोपलार की जो पेड़ों की लकड़ियाँ थे वो गाड़ियाँ बनाने के लिए, जैसे बैलगाड़ी वगैरह हो गया, किसी प्रकार की गाड़ी होगी, उनके बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं हुआ करती थी। ये वहाँ पे अभाव था इस चीज़ का। ठीक है। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। यानी कि औजार बनाने के लिए, ठीक है, गहने बनाने के लिए, आभूषण, मुद्रा वगैरह बनाने के लिए वहाँ पे कोई भी धातु किसी भी प्रकार की वहाँ पर नहीं थी। ठीक है। और जो मेसोपोटामिया के लोग थे संभवतः तांबा, रिंग, लकड़ी, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान, ये आपको याद रखना है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर थे वो कहाँ से मंगवाते थे? तुर्की और ईरान से तथा खाड़ी पार देशों से मंगवाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। अर्थात वो ये सारी चीज़ें मंगवाते थे कहाँ से? तुर्की, ईरान और खाड़ी के देशों से, और अब बदले में ये अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद जो हुआ करते थे वो उन्हें बेचा करते थे। ठीक है। तो मेसोपोटामिया में शहरों के माल की आवाजाही में आपको पता चल कि क्या पॉइंट है। अब जो एक लास्ट टॉपिक बचता है इस वीडियो का वो ये है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर और मारी नगर। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, मतलब इन दोनों शहरों के बारे में हम जाने उससे पहले हम थोड़ी सी बात इन शहरों से जुड़ी जान लेते हैं। तो इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ से हो गया था। यानी कि नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व से हो गया था जब ये मेसोपोटामिया सभ्यता खत्म हुई तब। उरुक, उर और मारी। ठीक है। तो उरुक के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम उर और मारी नगर के बारे में जानेंगे। ये प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। अर्थात 2000 ईसा पूर्व के बाद जो फरात नदी है उसके आसपास में मारी नगर जो है वो शाही राजधानी के रूप में बहुत फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यहाँ बहुत समृद्ध तथा खुशहाल था। यहाँ जिमरीलियम का राजमहल भी मिला है, एक मंदिर भी मिला है। ठीक है। तो चलिए अब हम सीधा अपने पॉइंट पे चलते हैं जो है उर नगर। उर नगर की विशेषताओं के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है। तो उर नगर की विशेषताएँ क्या हैं चलिए देख लेते हैं। हाँ, उर नगर की सबसे पहली खुदाई सन 1930 में की गई थी। यहाँ पर पतली व घुमावदार गलियाँ थी जिससे यह बात पता चलती है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। यहाँ पर मतलब कि जो गलियाँ थी वो काफ़ी पतली थी, घुमावदार गलियाँ थी, जिससे यहाँ पे ये पता चलता है कि जो नगर का नियोजन पद्धति है वो काफ़ी उस पद्धति का अभाव था। अब ये नियोजन पद्धति क्या है अभी मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए नियोजन पद्धति का अर्थ ये है कि जल निकासी की व्यवस्था ना होना, घरों की छत का ढलान होना, जिससे वर्षा का पानी नालियों के माध्यम से भट्ट हौजों में लाया जाता था। अर्थात वहाँ पे जल निकासी, यही होता है नियोजन, अर्थात एक स्वरूप तरीके से बसना, वहाँ पे इस चीज़ का अभाव था। तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती थी, घर की छतें जो होती थी वो ढलान टाइप में होती थी, जिससे वर्षा का पानी जो वो होता था वो नालियों के माध्यम से कहाँ पहुँचता था? भट्ट हौजों में। ठीक है। और जल निकासी के लिए नालियाँ सड़कों के किनारे ना होकर घर के भीतर ही पाई जाती थी। तो ये विशेषता कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में भी हमें देखने को मिलती है कि जल निकासी की जो नालियाँ थीं वो सड़कों के किनारे नहीं बल्कि घरों के अंदर पाई जाती थी। ठीक है। उसके बाद अनाज के बोरे ईंधन के गट्टे गधे पर लाद कर घर लाए जाते थे। अर्थात जो अनाज के बोरे होते थे, जो भी काम वगैरह हुआ करता था, ईंधन के गट्टे वो गधे पर लाद कर घर लाए जाते थे। लोग वर्षा के जल के लिए घर में हौज बनाते थे जिससे बाहर की गली में कीचड़ ना हो। तो हौज इसीलिए बनाए जाते थे ताकि जो वर्षा का पानी है वो घर में जमा हो सके और वो बाद में वो उसका यूज कर सकें। ठीक है। जिससे अगर ये नाली में जाएंगे तो वहाँ पे कीचड़ हो जाएगा। अब अगला पॉइंट होता है परिवार की गोपनीयता। तो कमरों में खिड़कियों का अभाव था और घरों में रोशनदानी दरवाज़ों में आती थी। अर्थात जो कमरे होते थे वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं होती थी जिससे बाहरी मार्ग का कोई व्यक्ति अंदर की तरफ ना देख सके, और घरों में रोशनदानी दरवाज़ों से आती थी। अर्थात जो घरों में रोशनी थी वो दरवाज़ों के माध्यम से ही आती थी या फिर छत के माध्यम से आती थी। घरों के बारे में अंधविश्वासों का प्रचलन था। शकुन अपशकुन संबंधी बातें, घर की दहली ऊंची उठी,
तो वह धन लाता है। अर्थात मतलब वहाँ पे एक तरह से देखा जाए अविश्वास था, अंधविश्वास वहाँ पे चल रहा था, सगुन अपशगुन वाला। ठीक है, कैसा अपशगुन कि भाई घर की दहलीज अगर ऊंची उठी हुई है तो इससे धन आएगा, ऐसा लेकिन कुछ होता नहीं था, बल्कि ये एक अंधविश्वास था। ठीक है, नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान कुछ लोग घरों में ही फर्शों के नीचे दफना देते थे। अर्थात जो नगरवासी होते थे, जो समृद्ध होते थे, जिनके पास पैसा हुआ करता था, उनके लिए कब्रिस्तान होता था, और कुछ लोगों को तो घर में ही फर्श बनवा के वहीं पे नीचे दफना दिया जाता था। ठीक है, अब है माली नगर। माली नगर को जानने से पहले हम आपको दोबारा से जो हमारे ओन नगर है उसके बारे में बता दें। तो ओन नगर की पहली खुदाई कब हुई थी? 1930 में। यहाँ पे पतली व घुमावदार गलियाँ हुआ करती थी, जिससे नगर नियोजन की पद्धति का अभाव हुआ करता था। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती थी, और घरों की छत का ढलान हुआ करता था, जिससे अगर जो मतलब घरों की छत ढलान होती थी तो जो वर्षा का पानी होता था वो ढलान के माध्यम से बट हौजों में लाया जाता था, इससे कि कीचड़ ना हो जाए नाली में, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे परिवार की गोपनीयता के बारे में बताया गया। कमरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी, घर में रोशनी केवल दरवाजों से ही आती थी, अंधविश्वास का प्रचलन था, कब्रिस्तान वगैरह ये सब चीज़ें। अब माली नगर की हम बात करते हैं। तो माली नगर के बारे में क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम बाकी के पॉइंट जो वो कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए माली नगर के बारे में क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। देखिए 2000 ईसा पूर्व के बाद माली नगर राजधानी और राजमहल के रूप में, राजा के निवास स्थान के रूप में खूब फला फूला। इस विशाल महल में 260 कक्ष थे। अर्थात 2000 ईसा पूर्व के बाद माली नगर जो था वो राजधानी के रूप में और राजमहल के रूप में, राजा के निवास स्थान के रूप में काफ़ी फला फूला था। और इस विशाल महल में, मैं ये आपको पूरा नहीं कह रहा कि 260 ही थे, लगभग 250 से 260 के बीच में यहाँ पे कक्ष हुआ करते थे, अर्थात रूम्स हुआ करते थे। राजा के भोजन की मेज पर, ये सॉरी मजे लिखा है बल्कि ये मेज है। राजा के भोजन की मेज पर हमें हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा व बियर, ये बियर तो खैर आज का शब्द है, मतलब वहाँ पे दारू वगैरह आदि रखे जाते थे, यानी कि मदिरा। ठीक है, तो राजा की जो भोजन की मेज हुआ करती तो वहाँ पे डेली हर एक दिन जब भी वो खाना खाने जाते थे, चाहे वो एक बार खाए, 2 बार खाए, 3 बार खाए, तो वहाँ पे आटा, रोटी, मांस, मछली आदि ये सभी भारी मात्रा में वहाँ पे रखे होते थे। अगर मान लीजिए उसका मतलब राजा की टेबल का अगर हम एक बार का खाना पूरे गांव में बंटवा दें तो भी गांव वाले 2-3 बार खा जाएंगे, इतना खाना हुआ करता था। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, किसान और पशुचारक दोनों मौजूद थे, लेकिन अधिकतर भाग भेड़ बकरी चराने के लिए उपयोग किया जाता था। कभी ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए खतरा बन जाते थे। अर्थात जो किसान और पशुचारक थे यहाँ पे होते थे, दोनों थे, लेकिन अधिकतर जो भाग है वो भेड़ बकरी चराने के लिए उपयोग किया जाता था, और कभी ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए खतरा भी बन जाते थे। क्यों? क्योंकि जो पशुचारक है वो जब किसान, मान लीजिए ये पशुचारक है, किसान के खेत में गया चराने के लिए, तो किसान तो सिंपल सी बात है अपनी फसल को तो चाहेगा नहीं ये नष्ट करें, तो इस तरह से ये कभी एक दूसरे के लिए खतरा भी बन जाते थे। ठीक है, माली नगर व्यापार के लिए संपन्न व समृद्ध नगर था। अब कैसे था वो देखिए। माली नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, तले मतलब ये ताले हैं, मदिरा आदि माल फरात नदी से तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ व्यापार होता था। अर्थात जो माली नगर था वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। कैसे? क्योंकि यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा आदि जो माल था वो फरात नदी से तुर्की, सीरिया और लेबनान आदि देशों के साथ में इनका व्यापार होता था। ठीक है, और दक्षिण नगरों को जाने वाले पोत मतलब जो जहाज हुआ करते थे छोटे छोटे, चक्की, लकड़ी, शराब व तेल के पीपों से लदे होते थे, मारी में रुकते थे। अर्थात दक्षिण नगर से जो भी यहाँ पे पोत आते थे, जहाज आते थे, चाहे वो पत्थर से लदे हो, चक्की, लकड़ी, शराब आदि या तेल के पीपों से लदे हो, तो वो यहाँ पे मारी में आकर रुकते थे, जिससे आप इनको कर मिलता था। ठीक है, कांसा औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि औजार बनाने के लिए कांसे का उपयोग किया जाता था। यह नगर उन दिनों तांबे व टिन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो अगला टॉपिक है मेसोपोटामिया भाषा की विशेषताएं। इसे करेंगे हम अगली वीडियो में। तो सभी पॉइंट जो है वो जो हमने आज की इस वीडियो में कवर किए हैं वो मैं आपको दोबारा से सभी दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिए या फिर स्किप कर लीजिए, जैसे मर्जी हो। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए और आपको समझ आना चाहिए बस। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अपने पार्ट 2 के साथ में, जिसमें हम मेसोपोटामिया के अन्य
जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।